कल्पना कीजिए, एक ऐसी कंपनी जो महज कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों ने शुरू की थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर झुका देती है। 45 ट्रिलियन डॉलर, ये वो रकम है जिसे ब्रिटेन ने भारत से लूटा। लेकिन सवाल ये है कि 7 समंदर पार से आए इन अजनबियों ने भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों को कैसे धूल चटाई। ये महज एक व्यापार की शुरुआत नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े विश्वासघात की दास्तान थी। 16वीं सदी का भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। दुनिया की कुल दौलत का 1/4 हिस्सा इसी जमीन पर पैदा होता था। यूरोप का खाना बेस्वाद था और उन्हें भारतीय मसालों की सख्त जरूरत थी। लेकिन पुराने व्यापारिक रास्तों पर तुर्कों का कब्जा हो चुका था। पुर्तगाली पहले ही भारत पहुंच चुके थे और खूब मुनाफा कमा रहे थे। इसी मुनाफे की महक ने लंदन के 125 व्यापारियों को एक साथ ला खड़ा किया। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर पर दस्तखत किए और जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। शुरुआत में इनका मकसद सिर्फ मसाले खरीदना था। साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस का जहाज हेक्टर सूरत के तट पर लंगर डालता है। हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर से मिलना था। वो तोहफे लेकर आगरा पहुंचा, तुर्की भाषा में बात की और बादशाह को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की इजाजत नहीं दी। अंग्रेज समझ गए कि यहां गुजारिश से नहीं, ताकत से काम बनेगा। साल 1612 में सूरत के पास स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगाली जहाजों को हरा दिया। इस जीत ने मुगलों को चौंका दिया। जहांगीर ने आखिरकार अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी। चालाक कूटनीतिज्ञ सर थॉमस रो ने मुगल दरबार में ऐसी पैठ बनाई कि अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। धीरे धीरे सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता अंग्रेजों के बड़े गढ़ बन गए। उनकी तिजोरियां भरने लगीं, लेकिन उनकी भूख और बढ़ती जा रही थी। कंपनी अब व्यापार से आगे बढ़कर जमीन पर कब्जा करना चाहती थी। साल 1670 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को वो ताकत दे दी जो किसी बिजनेस के पास नहीं होनी चाहिए, अपनी सेना रखने, जंग छेड़ने और सिक्के ढालने की ताकत। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था नहीं, बल्कि एक प्राइवेट आर्मी बन चुकी थी। एक बार उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को चुनौती देने की हिम्मत की, लेकिन मुगलों की विशाल सेना के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े। गवर्नर को झुककर औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी और भारी जुर्माना भरना पड़ा। अंग्रेज चुप हो गए, लेकिन वे हारे नहीं थे। वे सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यहीं से अंग्रेजों का असली खेल शुरू हुआ। फूट डालो और राज करो। साल 1757, प्लासी का मैदान। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के पास गद्दारी का हथियार था। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नवाब मारा गया और बंगाल की चाबियां अंग्रेजों के हाथ आ गईं। ये भारत की गुलामी की पहली बड़ी जंजीर थी। इसके कुछ साल बाद 1764 में बक्सर के युद्ध ने रही सही कसर पूरी कर दी। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह और 2 नवाबों की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए, यानी अब वे भारत के लोगों से टैक्स वसूल सकते थे। कल्पना कीजिए, भारतीय किसानों का ही पैसा अब भारतीय राजाओं को हराने के लिए इस्तेमाल होने लगा। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें भारत फंसता चला गया। अंग्रेजों ने नई चालें चली। सब्सिडियरी अलायंस के तहत उन्होंने राजाओं से कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपको अपनी सेना खत्म करनी होगी और हमारी सेना का खर्च उठाना होगा। जो राजा खर्च नहीं दे पाता, उसकी जमीन हड़प ली जाती। फिर आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का काला कानून। लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया कि जिस राजा की अपनी कोई संतान नहीं होगी, उसका राज्य सीधे ब्रिटिश शासन का हिस्सा बन जाएगा। झांसी, नागपुर और सतारा जैसे राज्य इसी कानून की बलि चढ़ गए। भारत के उद्योगों को जानबूझकर तबाह किया गया। यहां से कच्चा माल सस्ते में ले जाया जाता और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना कपड़ा भारतीयों को ही ऊंचे दामों पर बेचा जाता। भारतीय बुनकर और किसान मुफलिसी की आग में जलने लगे। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। साल 1857 में एक चिंगारी उठी। मंगल पांडे की बंदूक से निकली एक गोली ने पूरे देश में विद्रोह की आग लगा दी। हिंदू और मुस्लिम सैनिक एक साथ आए। पुराने राजा और जमींदार अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। इस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। कंपनी का व्यापार अब साम्राज्य में बदल चुका था। 200 सालों के उस राज ने भारत के सामाजिक ढांचे को बदल कर रख दिया।
जाति, धर्म और भाषा के नाम पर हमें बांटा गया ताकि हम कभी एक ना हो सकें। जिस देश की जीडीपी कभी दुनिया